तो बच्चों अभी हमने किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड की जगह हम गैस लिख देंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है किसी लिक्विड में, जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो भी कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है। और फैक्टर कौन कौन से हो? पहला फैक्टर आपका वही आता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? गैस। सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट है वो है गैस, और जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका लिक्विड। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर लिक्विड में जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर आता है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है आप? गैस। सॉल्वेंट क्या है आपका? लिक्विड। ये जो फैक्टर है ये फैक्टर हर जगह आता है, चाहे आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हो, चाहे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड हो, चाहे आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर आपका हर जगह ही आएगा, क्योंकि नेचर पे बहुत कुछ चीज़ें डिपेंड। और नेचर में एक चीज़ आपकी सब जगह कॉमन है, और वो ये है लाइक डिजॉल्व लाइक। क्यों? क्योंकि चाहे सॉलिड है, चाहे लिक्विड है, चाहे गैस है, उसका नेचर या तो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो पोलर या नॉन पोलर नेचर के अकॉर्डिंग जो सॉल्युबिलिटी है किसी भी सॉलिड की, लिक्विड की या गैस की किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, ये इस पे भी डिपेंड करेगी। सॉल्युबिलिटी इसकी इस पे भी डिपेंड करेगी कि उसका नेचर क्या। अब देखो यहाँ पे सेम थिंग्स वही आएगी। अगर बाय द वे कोई गैस पोलर नेचर की, अब पोलर नेचर की गैस जैसे कौन सी हो सकती है? अमोनिया है ना, अमोनिया जानते हो ना? अमोनिया क्या फॉर्मूला होता है अमोनिया का? NH3। अब यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, बॉन्डिंग क्या होती है यहाँ पे? सिंगल बॉन्डिंग होती है ना। लेकिन जो नाइट्रोजन होता है वो हाइड्रोजन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा? इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, तो इस कारण से इस पे स्लाइटली पॉजिटिव और इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव और बाकियों पे, हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव और नाइट्रोजन पे स्लाइटली नेगेटिव। तो अब देखो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड तो बन रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक बॉन्ड और बन रहा है। ये देखो ये जो डॉटेड लाइन दिखा रहा ना मैं, ये जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है आपके? पोलर बॉन्ड को दिखा रही है। कौन सा बॉन्ड है? पोलर। और अगर हाइड्रोजन आ जाए, यानी हाइड्रोजन किसी के साथ अगर बॉन्डिंग करे, तो उस पोलर बॉन्ड को तब हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये पोलर बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पे जो अमोनिया, अमोनिया का नेचर क्या है? हो गया ना पोलर नेचर। ये देखो पोलर बॉन्ड बन रहा ना, तो क्या नेचर होगा इसका? पोलर नेचर हो गया ना। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर का नेचर भी क्या है? पोलर है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर NH3 को हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व हो गया, नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। नॉन पोलर क्या होगा? नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा। अब कोई सी भी गैस ले लो आप,
कोई भी गैस है अगर उसको लिक्विड में बेंजीन में अगर आप डिजोल्व करें तो वो डिजोल्व हो जाएगी। जैसे CO2 है, CO2 को अगर आप बेंजीन में या CO को अगर आप बेंजीन में डिजोल्व करोगे तो डिजोल्व हो जाएगी। या CCl4 है, डिजोल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, नॉन पोलर है। फिर भी CO2 फिर भी कहीं कहीं पे पोलर नेचर दिखा देती है। उसका रीज़न ये है कि जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से बहुत कम होती है। तो ऑक्सीजन एक ऐसा ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा होती है, यानी सेकंड मोस्ट एलिमेंट हो जिसकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो हो सकता है वहाँ पे कि पोलर बॉन्ड बन जाए, लेकिन फिर भी हम इसको नॉन पोलर में काउंट कर लेते हैं। तो अब अगर बेंजीन में अगर हमने इसको डिजोल्व करना हो तो बेंजीन में डिजोल्व हो जाएगा। CO2 डिजोल्व नहीं, या CO2 को जरूरी थोड़ी, CO2 के अलावा तुम कोई दूसरा भी ले सकते हो। जैसे एसीटोन ले लो। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3, ये आपका एसीटोन है। इसको अगर आप बेंजीन में डिजोल्व करेंगे, बेंजीन C6H6, अब दोनों का नेचर क्या है, ये दोनों नॉन पोलर है। ये क्या हो जाएंगे, डिजोल्व हो जाएंगे। तो सेम थिंग्स आ गई कि जो नेचर है, नेचर पे सॉल्युबिलिटी काफ़ी डिपेंड करती है, काफ़ी हद तक डिपेंड करती है कि पोलर है तो पोलर में डिजोल्व हो जाएगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजोल्व हो जाएगा। तो जैसे NH3 है आपका, पोलर नेचर है इसका। वाटर का भी क्या है, पोलर नेचर है। ठीक है, अब वाटर का पोलर नेचर कैसे दिखा सकते हैं आप, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अभी देख लो, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट हो गया। और अगर हम अकॉर्डिंग टू पीरियड, अकॉर्डिंग टू ग्रुप देखें तो हाइड्रोजन पहले ग्रुप में आता है और ऑक्सीजन 16 ग्रुप में आता है। अकॉर्डिंग टू ग्रुप अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर है, जैसे ये शेयरिंग हो रही है तो ये इसको अपनी तरफ शिफ्ट कर देता है। ऐसे ही ये जो शेयरिंग हो रही है ये आप इसकी तरफ शिफ्ट हो जाती है, जिस कारण क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इनके बीच में ये देखो ये पोलर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है हमारे। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व हो गया, नॉन पोलर में डिसॉल्व हो गया। तो इससे क्या पता चलता है हमें, इससे ये पता चलता है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो नेचर पे काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ आती है आपकी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट आपने सॉलिड में भी देखा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में भी। अब यहाँ पे जो गैस है, गैस में भी टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब इसको समझ लो कि क्या इफेक्ट होता है गैस में। जनरली अगर हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो क्या होता है, उसके जो पार्टिकल्स हैं एनर्जेटिक होते हैं, वो एनर्जी लेते हैं, और जब वो एनर्जी लेते हैं तो वो उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं उन बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, यानी बॉन्ड से वो फ्री होने शुरू हो जाते हैं। और जब उनके बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है, यानी वो फ्री स्टेट में आना शुरू हो जाते हैं। किस कंडीशन में, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं या एटम्स हैं वो क्या होते हैं, वो एनर्जेटिक होते हैं, और जब वो एनर्जेटिक होते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती है और वो फ्री स्टेट में आ जाते हैं। और जब वो फ्री स्टेट में आएंगे तो वो इधर उधर कहीं भी क्या करेंगे, रिवॉल्विंग करना शुरू कर देंगे। तो अगर
किसी गैस का हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, अब गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, वैसे भी एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम क्या, नेग्लिजिबल होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि गैस क्या होती है, चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है। अब उसका एग्जांपल आप डेली जैसे घरों में धूप जलाते हैं, जलाए तो आपने एक कोने में रहती है, लेकिन वो पूरे कमरे में स्प्रेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि गैस पार्टिकल है। अब गैसेज पार्टिकल क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। अब अगर गैस को आप हीट कर रहे हैं या उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल तो और दूर दूर जाएंगे। तो दूर दूर जाएंगे तो क्या है, सॉल्युबिलिटी के लिए तो हमें क्या चाहिए, पार्टिकल क्लोज चाहिए ना, तभी तो एक दूसरे में मिक्सअप होंगे, सॉल्युबल होंगे। अब जब वो ऑलरेडी पहले दूर दूर जा रहे हैं तो हम उनको कैसे पास लाएंगे? इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है हमें कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें गैस का तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट यह है कि टेम्परेचर अगर हम राइज करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है गैस की किसी पर्टिकुलर लिक्विड में वो डिक्रीज होती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है वो डिक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। पहला था आपका नेचर, लाइक डिजॉल्व लाइक, यहाँ पे भी आता है, पोलर है पोलर में, नॉन पोलर है नॉन पोलर में। दूसरा आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। तीसरी और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी यहाँ पे प्रेशर। अब देखो लिक्विड और सॉलिड में प्रेशर की इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन गैस में जो प्रेशर है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब प्रेशर का क्या इफेक्ट है, इफेक्ट क्या पड़ेगा प्रेशर? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट करता है इस पर्टिकुलर सॉल्युबिलिटी, किसी गैस की सॉल्युबिलिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है? अब देखो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये हमारे पास कोई वेसल है, ठीक है, ये हमने कोई लिक्विड इसमें भरा हुआ है और ये आपके गैस के पार्टिकल्स हैं। अब इस पर्टिकुलर लिक्विड में हमने इस गैस को क्या करना है, सॉल्युबल करवाना है। ये यहाँ पे सपोज ये समझ लो बंद है, या हमने यहाँ पे एक ये प्रेशर अप्लाई कर दिया। अब देखो अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ डाउन कर दें, अगर हम इसको इतना ले आए इसको, तो गैस के जो पार्टिकल होंगे थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा उन पे। या हम इसको इतना ऊपर कर दें तो यहाँ तक पूरे गैस के पार्टिकल क्या होंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये जो पार्टिकल है थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, तो इतना ही फर्क पड़ेगा। इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जैसे जैसे हम गैस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे वैसे वैसे जो गैस के पार्टिकल है वो क्या होंगे, क्लोज, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। अब मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, ये देखो ये आपका लिक्विड है, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे मैंने प्रेशर अप्लाई कर दिया, ये मैं प्रेशर को यहाँ पे ले आया। तो जब मैं प्रेशर यहाँ पे लाऊंगा तो ये जो गैस के पार्टिकल है, यहाँ पे इनको थोड़ा सा दूर दूर दिखा सकते हैं, है ना, इनको थोड़ा सा दूर दूर दिखा दो तो ये ज़्यादा थोड़ा सा तुम्हें आसानी भी रहेगी समझने में कि ये पार्टिकल क्या है,
एक दूसरे से दूर दूर है, पार्टिकल बहुत दूर दूर है। अब यहाँ पे जैसे हमने प्रेशर अप्लाई किया तो ये जो पार्टिकल है ये क्या हो गए, एक दूसरे के क्लोज हो गए, एक दूसरे के पास पास आ गए, क्लोजली पैक्ड हो गए। यहाँ पे क्या है, एक दूसरे से दूर दूर है, फॉर अवे। और ये क्या आ गया, नियर, नियरली। क्या पता चला इससे हमें ये पता चला कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, और जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा। यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, जब क्लोजली आएंगे तो ये एक दूसरे पे एक प्रेशर या एक फोर्स अप्लाई करेंगे, और जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर लिक्विड पे भी एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, और जब ये यहाँ इस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसके बीच में जो स्मॉल गैप्स हैं उन गैप्स को ये, उस पर्टिकुलर गैप्स को इस गैस के पार्टिकल एक्वायर कर लेंगे, और जब एक्वायर करेंगे तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी गैस में प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज इंक्रीज प्रेशर, कि किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो उस कंडीशन में इंक्रीज होती है जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा उसकी बढ़ेगी। और इसी चीज़ को सबसे पहले किसने बताया था, इसी को प्रूफ भी किया था, किसने, ये किया था हेनरी ने। तो यहाँ पे इसी के बेस पे हेनरी लॉ आता है। और जो रिलेशन है किसमें, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर में, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर का जो रिलेशन दिया था वो सबसे पहले हेनरी ने ही दिया था। तो इसीलिए इस लॉ को क्या कहा जाता है, हेनरी लॉ भी कहा जाता है। तो रिलेशन बिटवीन solubility and pressure was given by हेनरी। तो क्या कहा इसने, हेनरी ने क्या कहा, हेनरीज लॉ। हेनरी ने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई गैस है, द मास ऑफ ए गैस, द मास ऑफ अ गैस dissolve in a solution particular liquid is directly proportional to pressure। यानी कि अगर कोई गैस किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, यानी जितनी उसकी अमाउंट या जितना उसका मास डिसॉल्व है, किसी गैस का जितना मास किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है वो उसके प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर हम ये मान के चलें कि सपोज हमारे पास किसी गैस का जो मास है m है, द मास, लेट हम मान के चल देते हैं, लेट the mass of gas is m and pressure
इज पी, कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, पी, उस गैस पे कितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है, पी। तो मास ऑफ ए गैस, मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं p इज प्रोपोर्शनल टू m। तो ये आ गया आपका हेनरी लॉ, यानी प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर हम इसी चीज को किसमें ले, मोल फ्रैक्शन में ले, अब मोल फ्रैक्शन में क्या आएगा, इसलिए हेनरी की जो लॉ है, हेनरी लॉ को हम दो तरह से लिख सकते हैं। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, या हम इसको मोल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हेनरी लॉ ही है ये भी। और पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जितना प्रेशर अप्लाई हो रहा है उस पर, जितना हम ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली CTLY डायरेक्टली proportional to the mole fraction of a given gas। अब मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट होता है, x से, x से डिनोट करते हैं ना हम। तो इसका मतलब क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही गैस लेंगे। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, फॉर्मूला बना लो इसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस किससे डिनोट, पी से डिनोट कर लो इसे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन किसका लेंगे आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सो P इज प्रोपोर्शनल टू X, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस। अब अगर तुम A ले रहे हो, B ले रहे हो, कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ से अगर हम XA XB कुछ भी ले सकते हो, तो मोल फ्रैक्शन यानी गैस की जो अमाउंट होगी मिनिमम होगी, तो XB ले सकते हैं आप। B क्या होता है, B मैंने तुम्हें बताया कि B क्या लेंगे, B क्या मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे, सॉल्यूट मान के चल रहे हैं। तो सॉल्यूशन लिक्विड, लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है, और गैस क्या आपकी सॉल्यूट है। तो XB लिख सकते हैं आप इसे, या इसको ऐसे लिख लो, P इज प्रोपोर्शनल टू XB। तो फॉर्मूला बन जाएगा इसका, P पार्शियल प्रेशर इक्वल टू, यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट लगाओगे K, और इसके साथ आ जाता है H, KH, इसको कहते हैं हेनरी कांस्टेंट, H लगाया जाता है, KH इंटू XB, XB हो गया मोल फ्रैक्शन। या खाली तुम इसे ऐसा भी लिख सकते हो, P इज इक्वल टू K इंटू KH इंटू X, ये भी लिख सकते हैं आप। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका KH है, KH होता है आपका हेनरी कांस्टेंट। और एक चीज़ ध्यान रखना, अलग अलग गैसेस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। यानी ऐसा नहीं कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होगी, नहीं, अलग अलग गैसेस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। तो इसलिए ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, या हो सकता है ये वैल्यू आपको निकालनी हो। समझ गए। तो ये आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ये तीनों चीज़ें होंगी आपकी, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी लिक्विड इन लिक्विड, एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो कौन से फैक्टर्स को गवर्न करते हैं और कौन सी चीज़ें यहाँ पे आती हैं,
या कौन से रूल यहाँ पे आते हैं, ये आपके सारे हो गए। इससे रिलेटेड अब आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको उसको एज ए होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। इसको कैसे आपने लिखना है वो आपको नोट्स प्रोवाइड अभी करवा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ओके देन।